जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी कि भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। यानी पहला कदम है, यानी अधिसूचना जारी करना और आयोग की घोषणा करना और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ उनको जो दिशा निर्देश जारी रुकना है। जय हिंद दोस्तों, खुशखबरी 8वां वेतन आयोग का इंतजार खत्म, अधिसूचना जारी। यानी ऑफिशियल तरीके से अधिसूचना कल यानी 3 नवंबर को जारी हुई है। अब यह काम आगे कैसे करेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। आखिर फिटमेंट फैक्टर की अब मांग कहां तक पहुंची है और आखिर फायदा होगा तो कर्मचारियों को होगा क्या, इसमें पेंशनर्स का जिक्र किया है। बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी कितने पेंशनर हैं, कितने कर्मचारी हैं, किस तरीके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव होगा, आखिर अब आगे मीटिंग होगी तो मीटिंग किसके साथ होगी और उनकी अगुवाई कौन करेगा। उन्होंने कहा है कि पिछले 40 साल का हमारे पास अनुभव है, लगातार 4th पे कमीशन, 5th, 6th और 7th में हमने सरकार से नेगोशिएशंस किया है, आयोग से किया है, डीओपीटी से किया है और हमारे दिमाग में क्या है कि अब चीजें बदलनी चाहिए। यानी जो बात करने वाला शख्स 40 साल से उस पे कमीशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका मुख्य किरदार रहा है और आगे आयोग बदलता रहा है, सरकारें बदलती रही, लेकिन यह किरदार नहीं बदला है। और इसने कहा है कि आखिर हमें कम से कम क्या चाहिए, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले गजट नोटिफिकेशन को देखते हैं। जैसा कि 3 नवंबर को निकला है भारत का राजपत्र और ये नई दिल्ली सोमवार 3 तारीख को व्यय विभाग और उसमें अध्यक्ष और उनकी साथ के जो लोग हैं, सचिव और उनका सदस्य की घोषणा, किस किस को होगा फायदा, क्या क्या चीजें आपने चेक करनी है, कब तक इसकी सिफारिश करनी है, यह दिया गया है। और इसमें मैं जिक्र करूं तो सिर्फ कर्मचारियों का जिक्र, पेंशनर्स का नहीं है, केंद्रीय कर्मचारियों का जिक्र है। इसके बाद राज्य सरकारी कर्मचारियों का भी नंबर आएगा। लेकिन दोस्तों 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और 62.8 यानी 62 लाख और लगभग 80 से 85 हजार जो आपके पेंशनर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनके बारे में नहीं कहा गया, लेकिन यह अलग मुद्दा है कि उनको भी फायदा होगा। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं, इस बात को समझते हैं कि आखिर क्या क्या इसमें शर्तें दी गई हैं। सबसे पहले आयोग की घोषणा में उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं, इसकी चेयरपर्सन या इनकी अध्यक्ष हैं, जिनका नाम श्रीमती रंजना देसाई जी है, और ये सरकार के साथ कई आयोग की अगुवाई कर चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे मिशन सरकार ने जिम्मेदारी दी है तो उन्होंने किया है, तो सरकार को इनके ऊपर भरोसा है कि नहीं, अब केंद्रीय कर्मचारियों और सरकार के बीच का धुरी है या जो है इनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। और इनके साथ दिए गए हैं, ये है प्रोफेसर, यानी आप समझ सकते हो पुलक घोष प्रोफेसर हैं, और दूसरे आईएएस पंकज जैन जो सदस्य हैं, सचिव भी हैं पेट्रोलियम मंत्रालय, आप समझ सकते हो। तो एक आईएएस है, एक प्रोफेसर है और एक न्यायाधीश है, यानी अर्थशास्त्री इसमें कोई भी नहीं है। सबसे चीजें हमेशा अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट कोई रहता था, इस बार नहीं है। समय इसमें सीधा सीधा दिया है 18 महीने का। और हिदायतें क्या क्या दिया है, हिदायतें दिया है कि देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना है, वित्तीय अनुशासन भी मेंटेन होना चाहिए, यानी देश आर्थिक स्थिति यानी हमारे पास पैसा कितना है, उस पैसे से आप कितना दिलाना चाहते हो, तो आपके दिमाग में पहले डाल दिया कि आपने ये चीज ध्यान में रखना है। यह भी ध्यान में रहे कि जो पैसा है विकास कार्यों योजनाओं के लिए धन है, यानी धन उनको भी चाहिए, चुनाव भी लड़ना है, पैसे भी खर्च करने हैं, जितने भी है इनको भविष्य निधि में भी दे, क्या बोलते हैं विधायक पार्लियामेंट के जो होते हैं लोकसभा सदस्य यानी एमपी को निधि भी देनी है इनको, इनके अपने खर्चे होने चाहिए चुनाव जीतने के लिए। बाकी तो जहां करेंगे वो तो आप देख ही रहे हो नेता क्या कर रहे हैं। पेंशन योजना की लागत, आपका ओपीएस एनपीएस सिस्टम है, इसमें भी पेंशन योजना की लागत है, उसके भी देखना है। इसके बाद राज्य सरकारों पर पड़ने वाले वित्तीय असर केंद्र सरकार के बराबर वो भी मांगेंगे, क्योंकि डीए भी मांगते हैं, आपका 58 है तो उनको भी चाहिए, उसको भी पैसा देना होगा। केंद्रीय सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, यानी प्राइवेट सेक्टर में वो भी लोग कहेंगे कि हम भी 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे जो भी हम सेवा करते हैं, हम भी कर्मचारी हैं, तो हमें भी फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको भी मिलना चाहिए। इसके भी लिए भी सरकार के ऊपर बातें आएंगी, तो उन्होंने ये उनको हिदायतें दे दी और ये हमेशा दी जाती हैं, कोई नई नहीं है, ये भी बात सत्य है। अब किस किस को फायदा होगा, ये सारे क्षेत्र आपको पता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी
औद्योगिक एंड गैर औद्योगिक, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी, रक्षा बलों के संबंधित, संघ राज्य क्षेत्रों के, लेखा परीक्षा, यानी जितने डिपार्टमेंट हैं उन सबको इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के शामिल किया गया, ये भी लिखा है। और इसके लिए लिखा है कि इसकी ऑफिस दिल्ली में होगी और 18 महीने की अवधि में इन्होंने रिपोर्ट करनी होगी, और जहां से भी जो भी सहयोग चाहिए। अब क्या क्या चीजें करना है इनके लिए ये भी उन्होंने लिखा है, सीधा सीधा लिखा है कि आप ये देख सकते हो कि सीधा सीधा इन्होंने लिखा है कि आपकी पेंशन आपके लिए बोनस किस तरीके का होगा, डीए किस तरीके का होना चाहिए, और इसके साथ आपकी पेमेंट कितनी बढ़नी चाहिए, उसके साथ अलाउंसेस कितने बढ़ने चाहिए, ग्रेचुटी की लिमिट क्या होगी, तमाम चीज़ों को देख रहा है। यानी अभी वर्तमान में क्या है और पिछले 10 साल 1 जनवरी 2016 को क्या था, कहाँ तक ये पहुँचा है, अभी और कितने % इनको देना चाहिए। अब कितने % उछाल होगा उसी से फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा। ये सारी कंडीशंस इनके सामने रख दी हैं। तो ये अब मैं बात करूँगा, मुख्य बात करते हैं। मुख्य बात ये कहते हैं कि मान लो अब जो चीज निकल के आएगी वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। इन्होंने तो सरकार ने दे दिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अब होगी पहली बैठक। अब बैठक में जो बेसिक चीज है जिसके हिसाब से पैमाना तय करना है कि कितनी बढ़ेगी। अब सपोज करो कि आप एक कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल आप एक कर्मचारी है उसका हिसाब किताब करोगे और वो पे लेवल 1 का है, यानी पे लेवल 1 का है। आप समझ सकते हो पे लेवल 1 की अभी वर्तमान में पहले 7,000 से 18 हुई थी, अब 18 से कितनी होगी, यानी 6th पे कमीशन में 7,000 थी, 7th में 18,000 हुई, अब 18,000 से आगे क्यों होगी। अब उसका इन्होंने फॉर्मूला लगाया कि एक कर्मचारी है तो उसकी वाइफ, सेल्फ उसका 1 पॉइंट और दो बच्चे हैं उसका 1 पॉइंट, यानी 3 पॉइंट्स उन्होंने लिया। अब इसमें पहला है कि सेल्फ, वाइफ और 2 बच्चे नहीं, इसमें मदर और फादर है, 2 और जोड़ दो, 5 फैमिली मेंबर का लेना चाहिए। यानी जो फैमिली यूनिट है वो 3 की जगह 5 हो जाएगी। सपोज करो 3 की जगह 5 हो जाती तो वैसे ही खर्चा बढ़ जाता है। बाकी चीजें आप मत मानिए, जहां 3 को 5 किया तो लगभग आप समझ सकते हो 70% 80% बढ़ गया, तो आपको ये बढ़ना चाहिए। तो ये मेन चीज है जो कि किसने आगे ये पिछले से चलता आ रहा है, और ये बात आगे सारी चीजों सी फर्स्ट मीटिंग हुई तो शिव गोपाल मिश्रा हैं जो NCGCM स्टाफ साइड के जनरल सेक्रेटरी हैं। जब इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया तो कोई बात नहीं, सरकार ने सब कुछ कर लिया, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, सरकार अपना जो फॉर्मेलिटीज है वो कर रही है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपने साथियों से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अब इनके सामने जब मीटिंगें होंगी तो किस तरीके से हम अपनी बातें रखेंगे, किस तरीके से बातें सेटल होंगी, किस तरीके का हम दबाव बना पाएंगे, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। फैमिली यूनिट को बढ़ना सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। उसके बाद महंगाई भत्ता को मर्ज करना, महंगाई भत्ता को तत्काल प्रभाव से मर्ज कर दीजिए, क्योंकि ये पे कमीशन अभी 18 महीने की रिपोर्ट आते आते लगभग उत्तर प्रदेश के चुनाव यानी 27 मिड मार्च अप्रैल में वहां तक जाएगा। अब ये जब सिफारिश दे देंगे, यानी ये 3 लोग, श्रीमती रंजना देसाई जी, पुलक घोष, पंकज जैन, इसके बाद सरकार 6 महीने उसके ऊपर स्टडी करेगी कितना खर्चा आएगा। 6 महीने कर सकती है, 8 महीने कर सकती, 2028 में मान लो डिक्लेयर करती है या 2029 तक चुनाव तक खींचती है, कुछ भी सरकार के हाथ में, सरकार अपने तरीके से काम करती है। तो उन्होंने बोला तब तक 50% डीए को मर्ज कर दो, उससे थोड़ा बहुत हमें आराम मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी जब आप घोषणा करोगे तो हमें भत्ते तो उसी दिन से दोगे जिस दिन घोषणा करोगे। अलाउंसेस आप अभी तक पिछले इतिहास में किसी ने दिया नहीं है। पे का आप एरियर जरूर दे सकते हो। मैं पेंशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि हाँ अभी तक कोई बात का उल्लेख नहीं है। पे लेवल मर्ज की बात तो एक्वायर्ड फॉर्मूला की बात की, सबसे बड़ा जो करंट खर्चे, एक्वायर्ड फॉर्मूला में करंट खर्चे यानी आपका इंटरनेट का चीज है, एसी लोग लगाना चल गए, पर्सनल गाड़ियां हैं, डीजल पेट्रोल के दाम हैं, कपड़ा पहनना है, ब्रांडेड पहन रहे हैं, डेकेथलॉन लोग पहन रहे हैं, बड़े बड़े एडिडास के जूते पहनते हैं, जो पहले का है कि आपने इतने मीटर थान चाहिए, वो रेट हैं, वो सब चीज़ें बदल दो। वो बहुत बोला सुनने देखने में, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सारी शादी हो, सारी चीज़ें एक लाइफ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, सब चीज़ें बैलेंस करने के लिए सही सब चीज़ें, चाहे वो कर्मचारी पे लेवल 1 का हो, तो उसके हिसाब से जितना 5 आदमी का खर्चा आएगा वो खर्चा एक्वायर्ड की जो नई चीज़ें वर्तमान में ऐड कर दो तो वैसे ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि सरकार ईमानदार है और आज की परिस्थिति के हिसाब से 5 फैमिली यूनिट को लेकर चलती है और
वर्तमान में खर्चे के सारे जोड़ देती है तो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.46 हो रहा है। इन लोगों ने अपनी स्टडी करके ये बात की है। तो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.46 हो रहा है। इसमें अभी मेहरबानी नहीं की सरकार ने। सरकार एकदम जिस तरीके से बोनस की मैं बात करूं, एडहॉक बोनस 6,900 कुछ मिलता है, तो ये बोनस की प्रक्रिया वो 6th पे कमीशन की है, 7वें में भी बदलाव नहीं किया, चाहे रेलवे को मिला हो चाहे दूसरे एडहॉक बोनस हो। तो सरकार पुराने ढर्रे को चेंज किया जाए, यानी अकॉर्ड फॉर्मूले को चेंज करेगी। तो इसमें हमें सरकार के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से सरकार देखना चाहती। तो अब सरकार यही कहे कि नहीं, आपको लिए कपड़ा 10 मीटर कॉटन थान लिखा है जो, वो ही उसी हिसाब से अब 10 मीटर आप टेरी कॉटन का ले लो तो वो देगा। तो ये तो फिर कोई उम्मीद नहीं कर सकते। यदि पुराने ढर्रे पे बात जाती तो उन्होंने कहा पुराने ढर्रे के हिसाब से कितने % उछाल होगा, इसके ऊपर जी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें बात की। इसके बाद में बात आती है कि यदि 15% उछाल होता है तो 1.85, यानी अब ये 15% बढ़ोतरी करेगी आपको। डीए मर्ज हो गया, उसके बाद देखो कितना बढ़ता है, तो बोलते हैं 15% या 20% तो 1.93 का फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा, 25% तो 2.0 का फिटमेंट फैक्टर आएगा, 30% तो 2.09 का फिटमेंट फैक्टर है। क्यों? ये डीए के ऊपर है, क्योंकि पिछले 6th से 7th पे कमीशन में डीए आपका 125 था % और 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, लेकिन बढ़ोतरी 14.3% थी मात्र। समझ रहे हो? इस बार डीए आपका लगभग 60% के आसपास ही जा रहा है, जैसे अभी आपने आंकड़े देखिए हो। यदि 20% उछाल देती है तो 1.93 का फिटमेंट फैक्टर आ रहा है। तो सरकार बहुत कंजूसी टाइप से चलेगी। इस ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है जैसे कि सर्वे जितनी आपकी फाइनेंशियल कंपनी से उन्होंने किया है 1.83 से 2.46 के बीच में रहेगा। कोई कह रहा है इनके बीच में से निकाले फिगर तो कह रहा है 1.92 और 2 के बीच में रहेगा। यानी जब ये फिटमेंट फैक्टर होगा तब आपके वेतन बढ़ेंगे, और वेतन बढ़ेगा तो भत्ते बढ़ेंगे, और वेतन बढ़ेगा तो आपकी पेंशन बढ़ेगी, यानी तब पेंशन बढ़ेगी। इस तरीके से उन्होंने बताया। तो दोस्तों ये बिल्कुल एक तैयारी है। अब इंतजार हम करेंगे कि आखिर पहली मीटिंग की तैयारी तो हो गई है, लेकिन जस्ट आप समझ सकते हो अगले 10 या 15 दिन में पहली मीटिंग होगी, और उसके लिए जैसे ही नोटिंग निकलेगी या जैसे ही कुछ करके आएगा तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी बहुत सारे चैनल्स पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर किस तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात मानी जाएगी, तो रिकमेंडेशन होगा। अब रिकमेंडेशन है तो 2.46 कुछ भी देते हैं, फिर वो सरकार के हाथ में है कि सरकार उसको कितना स्वीकार करेगी। तो सारा खेल घुमा फिरा के हम कितना भी खेल खेल लें, रेफरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। धन्यवाद।